औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग स्कूल। आई एम मोहम्मद इरफान, योर बायोलॉजी टीचर। हमने जो चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी 9th क्लास का शुरू किया था एंजाइम वाला, वो हमारा एंड हो गया है। तो हम उसके अब शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी एक स्लाइड की तरफ, इसमें शार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यूनिट नंबर 6 एंजाइम। तो बेटा पहला शार्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करें कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की जो बुक आपकी है उसमें इसको उन्होंने ना एक बिल्कुल ही सादा सा लाइन में डिफ़ाइन किया है कि द टर्म जो है ये मेटाबॉलिज्म की ये ड्राइव की गई है यूनानी लफ्ज़ से। यानी मेटाबॉलिज्म का जो लफ्ज़ है ये यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है चेंज, यानी तब्दीली लाना। तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज़ अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। यानी मेटाबॉलिज्म का जो रिएक्शन होता है ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। मींस इसमें एंजाइम इस्तेमाल होते हैं जो ये रिएक्शन करवाते हैं। और अगर हमारी बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म के जो ये रिएक्शन हो रहे हैं, अगर ये रिएक्शन ना हो तो हमारी जो लाइफ वो मेंटेन नहीं रहेगी। यानी अल्टीमेटली यानी इंसान डेथ की तरफ चला जाएगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो ज़िंदा रहने के लिए इंसान को एनर्जी चाहिए होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म का अगर बॉडी में रिएक्शन नहीं होता तो मीन इंसान को मेंटेन अपनी लाइफ मेंटेन रखना तो मुश्किल हो जाती है। इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी वो कौन सा शख्स था जिसने ये टर्म मेटाबॉलिज्म वाली पहले ईजाद की, बताई इंसानों को कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है। तो वो इंसान था इब्न नफीस, जिसने सबसे पहले इस मेटाबॉलिज्म की टर्म को डिफ़ाइन किया कि मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, यानी हर बॉडी में होता है और वो इंसान की यानी बॉडी में चेंजिंग आती रहती हैं। उसने ये कहा था बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोज चेंजिंग। यानी बॉडी में रिएक्शन होते हैं, बॉडी में एनर्जी मिलती है, चेंजेस आती हैं। उसने ये मेटाबॉलिज्म की टर्म इब्न नफीस ने इस्तेमाल की। इसके बाद ये जो शार्ट क्वेश्चन होते हैं ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं बोर्ड के हिसाब से। यानी बोर्ड में ये हर साल इसमें से ये शार्ट लाजमी आते हैं। इसके बाद है डिफरेंस आया हुआ है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड्स में आया है। तो आपने इस शार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और इस तारीफ़ को आपने रट्टा नहीं लगाना। बहुत सी सादा इसकी तारीफ़ है। पहला है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है मीन ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म में बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और एनर्जी हासिल की जाती है। यानी कैटाबॉलिज्म इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड रिलीज एनर्जी। यानी बड़े मालिक्यूल हमारी बॉडी में टूटेंगे और इससे हमें एनर्जी मिलेगी। इसका जो उलट लफ्ज़ है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर बड़े मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। कैटाबॉलिज्म में बड़े मालिक्यूल टूटकर छोटे चीज़ों में तकसीम हो जाते हैं। एनाबॉलिज्म में छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ें बनाती हैं और इसमें एनर्जी हमारी इस्तेमाल होती है। और हमारा इसके साथ है चौथा शार्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंजाइम्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर ही एंजाइम के बारे में है, तो आपको एंजाइम के बारे में बहुत सी अच्छे तरीके से मालूमात का पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या चीज़ होती है। हमारी बॉडी में जो एंजाइम है ये बने होते हैं प्रोटीन्स के। ओवरऑल सारे एंजाइम प्रोटीन के हैं, एक दो एक्सेप्शन हैं, वो इस लेवल की बात नहीं है। आप सारे एंजाइम प्रोटीन ही समझें। तो ये हम एंजाइम को बायोकैटलिस्ट कहते हैं, यानी ये रिएक्शन करवाते हैं हमारी बॉडी में। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी जो भी चीज़ एंजाइम के साथ आके अटैच होगी वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगी।
लेकिन इंजाइम अपनी शक्ल बरकरार रखेगा, इंजाइम ने खुद तब्दील नहीं होना, इंजाइम ने सिर्फ जाके रिएक्शन करवाना है बस। इसके बाद है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म बाय द एंजाइम। एंजाइम आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज अ बायोकैटालिस्ट एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज। मीन ये कि बॉडी में जो भी रिएक्शन होना है ये जाके एंजाइम जो रिएक्शन करवाएंगे और इससे हमें जो है एनर्जी हासिल होगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा इन वर्ड्स में रिपीट हो चुका है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? वो चीज़ जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाकर अटैच होनी है ना, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और वही सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो चुका है, जब रिएक्शन होगा वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। जब ये रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट जो चीज़ बनेगी हम उसको प्रोडक्ट कह देंगे। द मालिक्यूल्स एट विच इंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। यानी इंजाइम की जो सबस्ट्रेट है उस पर जो मालिक्यूल आके अटैच होगा ना, उसको सादा सादा हमने ना सबस्ट्रेट कह देना, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और इंजाइम ने इसको ना आगे ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ चीज़ों में तब्दील कर देना है, उसको हम प्रोडक्ट कह देंगे। बस सादा सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट रिफ जो है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बच्चों को ये बारहा दफ़ा ये सवाल कराया जाता है लेकिन उनके ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इस एक्टिवेशन एनर्जी में। कोई भी अब रिएक्शन हमने करना है ना, उसके लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो सके, यानी हम इसमें ना कोई आसानी पैदा कर सकें रिएक्शन में। तो वो कम से कम मिकदार जो एक रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है ना, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। पहले अगर एक मिसाल है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने प्रोडक्ट में जाना है ना, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम इस रिएक्शन में हम इंजाइम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हमारे जो इंजाइम है ना, तो ये थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी को ना लो करके हमें प्रोडक्ट आसानी से जल्दी दे दें। तो हमारा नेक्स्ट सवाल भी यही है कि इंजाइम वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम किस तरह करते हैं। बेटा ये देखें कि अगर हमें पहले कम से कम एनर्जी मिल गई है तो इंजाइम आगे इस्तेमाल हो रहा है, इंजाइम ने उस एनर्जी को ना कम से कम करना है, यानी हमारा रिएक्शन जल्दी करवाना है, उसने स्पीड अप करवाना है। तो किन तरीक़ों से करवाएगा? पहले नंबर पे ऐसे करेगा, जो चीज़ उसके साथ आके अटैच हुई है, यानी पहले भी मैंने बताया कि वो सबस्ट्रेट है, तो उस सबस्ट्रेट की थोड़ी सी शक्ल तब्दील कर देगा वो। इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। बाकी अगर आप एक इंजाइम एक रिएक्शन करवाने के लिए गया है, आगे बहुत से प्रोडक्ट यानी बहुत से सबस्ट्रेट पड़े हैं, वो लाइन अप नहीं हुए हुए, तो उसको ना प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सी टाइम लगेगा, बहुत सा टाइम कंज्यूम होगा, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो पहले ऐसा करता है कि जब जाता है ना इंजाइम, तो वो ना जो सबस्ट्रेट पड़े होते हैं ना, उनको वो लाइन अप कर देता है एक लाइन में। इस तरह ऐसे ही सबस्ट्रेट अटैच होता जाता है, प्रोडक्ट बनता जाता है। इस तरह ना रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और सम एंजाइम डू सो बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, उस पे चार्ज होता है, तो वो अपना चार्ज तकसीम कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सबस्ट्रेट पर। इससे तरह भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। इन मीन एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का मतलब ये है कि हमें पहले एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, फिर आप कहेंगे कि फिर ये एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, मीन रिएक्शन नहीं हो रहा। नो, शुरुआत में हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आगे जो पाथ वे है एक पूरा, जिसमें से जिस पाथ से ना ये पूरा रिएक्शन होना है, उसके लिए एक पूरी एक एनर्जी की लाइन होती है, जहाँ पे ना ये जिस पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील होना होता है, उस पाथ को थोड़ा सा ना ये बैंड कर देता है। यानी हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो मिली है ना, उसके बाद जो रिएक्शन होना है ना, उसको ज़्यादा देर तक मीन्स भाई हमें ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन को उसको इस तरह नहीं होने देता। ये थोड़ा सा ना वो पाथ तब्दील कर देता कि हमें प्रोडक्ट हमें जल्दी मिल जाए। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स।
तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एंजाइम कुछ सेल के अंदर होते हैं और कुछ सेल के बाहर होते हैं। तो एंजाइम कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेस ऑफ देयर साइट वेयर दे वर्क, मीन जहाँ पे एंजाइम वर्क करते हैं उन उसकी बेस पर एंजाइम की ना हमने कैटेगरी बनाई हुई है कि कौन कौन से होते हैं। एक इंट्रा सेलुलर एंजाइम होते हैं कि सेल के अंदर, अब सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मीन ये सेल के अंदर हो रहा है, इस वजह से इस एंजाइम को हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम कह रहे हैं। और एक दूसरा एंजाइम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन सेल के बाहर। तो ये एंजाइम हमारा जो स्टमच है इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सन, वो हमारी स्टमच के अंदर मैदे के अंदर वर्क करता है। तो ये सेल के बाहर है, ये मीन केविटी में है, एक खला में है, एक खुली जगह में है। तो हम इसके लिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो यही, वो डायग्राम आ गई है जो पहले हम बात कर रहे थे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को काम किस तरह करता है। ये देखें कि जो हमारी दरमियान वाली लाइन है इस पर लिखा हुआ है सबस्ट्रेट, मीन सबस्ट्रेट आया। इसके बाद जो ये लाइन ऊपर जा रही है बिल्कुल ऊपर, पहले पाथ इस तरह होना था, यानी जो हमारा सबस्ट्रेट था इस तरह प्रोडक्ट में तब्दील होना था। इसके लिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। इस इधर लिखा हुआ ना एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो यानी अगर एंजाइम नहीं है तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी। अब एंजाइम जब आएगा ना तो ये थोड़ा सा ना पाथ हमारा बैंड हो रहा है, ये मीन्स ये एनर्जी कम कर देगा। वो आपने कम होने के तरीके पढ़े किस तरह करेगा कि सबस्ट्रेट को लाइन अप कर देगा, इस तरह सबस्ट्रेट आते जाएंगे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, सबस्ट्रेट आते जाएंगे प्रोडक्ट बनते जाएंगे। और दूसरा ये न्यू सबस्ट्रेट की शक्ल तब्दील कर देगा और अपनी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा सबस्ट्रेट पर ताकि जल्दी सी रिएक्शन हो जाए। यही वही डायग्राम बनी हुई थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। और इसके बाद है कि हु फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। ये एक 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये फर्स्ट पहली दफ़ा एंजाइम की टर्म यूज़ की थी। उनका नाम था विल्हेल्म कीनू। फर्स्ट यूज़ द टर्म एंजाइम, ये कोई शार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड्स में आया है। तो आपने एंजाइम के ये तो इस दफ़ा इधर 2 लिखे हुए हैं, लेकिन आपने बुक से मज़ीद भी याद कर सकते हैं। यही लाजमी नहीं कि आप यही 2-3 जो लिखे हुए हैं ये याद करें, बाकी भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर याद रखेंगे, ये शार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि मैंने पहले ही बताया है कब कि एंजाइम जो होते हैं वो सारे प्रोटीन होते हैं और जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमीनो एसिड से बनी होती हैं। एक बात ऐसे क्लियर हो गई। और उसे लेकर एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक एंजाइम जो मैदे में काम कर रहा है ना, वो जाके ना वो हमारे जिगर में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं। और इन वो चीज़ जिन पर इन्होंने वर्क करना होता है यानी सबस्ट्रेट, वो भी इनके लिए स्पेसिफिक होते हैं। आपने लॉक एंड की मॉडल में पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह एंजाइम भी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। इसकी जो एक्टिव साइट होती है ना उसकी शक्ल ही सबस्ट्रेट के मुताबिक होगी तो तभी सबस्ट्रेट अटैच होगा, नहीं तो वो अटैच नहीं होगा। यानी ये स्पेसिफिक हैं फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के लिए भी। बाकी एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इनकी करैक्टरिस्टिक पढ़ी है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके हमें सबस्ट्रेट से जल्दी से प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये इनकी एक और खसूसियत कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं 10⁻20, यानी 20 गुना ज़्यादा करते हैं, और ये रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट सवाल है डिफाइन एक्टिव साइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम बोर्ड्स में आया है। लिखा हुआ है ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ कैटालाइसिस, दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। कि एंजाइम एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी गोल मोल जिसको आप कह देते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म का। तो इसकी एक ऊपर एक्टिव साइट होती है, बस सिर्फ इसी ने एक काम करना होता है। बाकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का ना वो वैसे का वैसे ही रहता है।
उस एक्टिव साइट ने परफॉर्म करना होता है वर्क, उस पर चार्ज होते हैं और जो सबस्ट्रेट होता है ना उसके मुताबिक ही वो वर्क करते हैं। यानी सबस्ट्रेट उसके मुताबिक उसकी शक्ल का होगा तो वर्क करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। उसी उसी जो इंजाइम की वो एक्टिव साइट है ना, जिन जहाँ पे रिएक्शन होना ख़ास जगह पे, उसी को हम एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट भी कह देते हैं। इट रिकग्नाइजेज एंड बाइंड्स सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन। यानी ये अपने सबस्ट्रेट को शनाख्त करती है, यानी ये मेरे मुताबिक मेरी शक्ल का है तो यही प्रोडक्ट में तब्दील करूँगी। अगर उसकी शक्ल उसके साथ नहीं मिलती होगी, एक्टिव साइट के साथ नहीं मिलती होगी, तो वो चीज़ प्रोडक्ट में नहीं जाएगी, रिएक्शन नहीं होगा। व्हाट आर को फैक्टर, बहुत ही एक ऐसा लफ्ज़ है यहाँ पे बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं कि कुछ इंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको ना को फैक्टर की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। Some enzymes do not need any additional component to work, but however others require some component which are called cofactor। मीन्स कुछ को कोफैक्टर मीन्स कुछ को ना इंजाइम को अपने वर्क परफॉर्म करने के लिए उनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, कुछ को ज़रूरत होती है। अब ये कोफैक्टर है क्या चीज़? मैंने पहले कहा है कि इंजाइम जो है ना वो प्रोटीन का बना हुआ है, आपने कहा ठीक हो गया। इसके बाद जो जिस इंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत होगी ना वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। इंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है ना, तो जो कोफैक्टर साथ होगा ना वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। अब कोफैक्टर को अगर हम हटा देते हैं ना तो इंजाइम को फिर वो इंजाइम का इंजाइम ही रह जाता है। अब कोफैक्टर अगर इंजाइम के साथ बड़ा कोविलेंटली बॉन्ड बना के रहता है ना तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये भी आपने तारीफ पढ़ी होगी प्रोस्थेटिक ग्रुप की। वो कोफैक्टर जो इंजाइम के साथ कोविलेंटली बॉन्डेड है, बहुत मजबूती से बॉन्ड बनाया हुआ है ना, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर वही कोफैक्टर अगर लूजली अटैच्ड है, बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड बनाता है अगर इंजाइम के साथ, तो उसको हम को इंजाइम कह देते हैं। अब ये जो कोफैक्टर है जो एक इंजाइम को चाहिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये एग्जांपल दी हुई है इनऑर्गेनिक की, मेटल आयंस यानी मैग्नीशियम आयंस भी इसमें एक एग्जांपल आती है, आयरन भी आती है, जिंक भी आती है, इस तरह और भी हैं। और एक ऑर्गेनिक फॉर्म में फ्लेविन और हीम, ये इसकी एग्जांपल है। MCQs के मुताबिक ये MCQs आ सकते हैं कि व्हाट गिव द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। नीचे ऑप्शन में लिखा होता है कि हीम, मेटल आयंस, को इंजाइम भी लिख देते हैं, नॉन ऑफ दीज। तो MCQs के मुताबिक भी ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए लाइन है। ये जो चीज़ें बुक में लिखी होती हैं ये तो हम निशानदाही कर लेते हैं कि ये शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ही MCQs बनते हैं, इन्हीं लाइनों से। ये जो लाइन लिखी हुई है ऑर्गेनिक, फ्लेविन और हीम, इनसे वो MCQs बना सकता है, आपको घुमा सकता है कि इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन है या नहीं है। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है डिफरेंस बिटवीन को फैक्टर एंड को एंजाइम। वही बात जो पहले मैं कह रहा था कि को फैक्टर और को एंजाइम में क्या फ़र्क है, कि कुछ एंजाइम को अपना ना वर्क परफॉर्म करने के लिए एक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, उसको हम को फैक्टर कहते हैं। अगर को फैक्टर पहले ही मैंने बताया कि अगर को फैक्टर कमज़ोर बॉन्ड बनाएगा एंजाइम के साथ, बहुत कमज़ोर बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम को एंजाइम कह देंगे। और ये जो एंजाइम के साथ को फैक्टर होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। और जब हम को एंजाइम की बात करेंगे तो को एंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। को फैक्टर पीछे आपने 3 पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो कुछ विटामिन्स भी हमारे को फैक्टर का किरदार अदा करते हैं। B1 को फैक्टर जो है ये B1 जो विटामिन है, B1 विटामिन, ये को फैक्टर का किरदार अदा करता है और ये लूजली अटैच होता है। अगर यही को फैक्टर का लूजली अटैच होगा तो ये को एंजाइम कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि जो विटामिन होते हैं ये को एंजाइम होते हैं। तो को एंजाइम में ये वो एग्जांपल दिए हैं कि राइबोफ्लेविन, थायामाइन एंड फोलिक एसिड, ये एक्ट एज अ को एंजाइम के 3 चीज़ें हैं। 3 एंजाइम को
एक एडिशनल चीज़ चाहिए जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ताकि अपना ना वर्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, कोफैक्टर आ गया। ये कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम प्रोटीन है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। अगर यही कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा होगा ना, तो हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देंगे। अगर वो कमज़ोर बॉन्ड बनाएगा तो हम को एंजाइम कह देंगे। कुछ जो हमारे विटामिन्स होते हैं ना, ये भी कोफैक्टर का किरदार अदा करते हैं। हम इनको कहते हैं कोफैक्टर हैं। अगर वही कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली जुड़ेगा ना, तो हम उसको कोएंजाइम कह देंगे। इसलिए विटामिन्स कोएंजाइम की कैटेगरी में आया हैं ये कोफैक्टर्स, लेकिन ये लूजली अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको कोएंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सवाल है यो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम। वही बात कि अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ मजबूती से कोवेलेंटली बॉन्ड बनाएगा ना, तो हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। बहुत ही आसान तारीफ। इसके साथ ही वही कोएंजाइम की तारीफ आ गई है कि अगर लूजली बॉन्ड बनाएगा कोफैक्टर, तो उसको हम कोएंजाइम कह देंगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया है। इनकी सात एग्जाम्पलें भी दी हुई हैं। रेबोफ्लेविन, थायामाइन, फोलिक एसिड, ये सारे ही कोएंजाइम की एग्जाम्पलें हैं। और इसके साथ पिछली स्लाइड पे दी हुई है प्रोस्थेटिक ग्रुप की हीम की, कि ये हीम जो होता है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम के साथ, और जो कोएंजाइम है ये लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। और इसकी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे दी हुई है। नेक्स्ट सवाल है नेम द विटामिन्स विच एक्ट एज अ कोएंजाइम्स। वही बात हो गई कि कोएंजाइम पे कौन से विटामिन है। मैंने पहले बताया कि जो विटामिन B1 होते हैं कैटेगरी है, ये हैं कोफैक्टर, लेकिन कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। तो वो रेबोफ्लेविन, थायामाइन एंड फोलिक एसिड। ये MCQs के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट सवाल है। आप इन सवालात को आपने अच्छी तरीके से और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। ये 2-3 सवाल जो अब अभी आया ना, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आ रहा है बोर्ड में रिपीट हो चुका है कि एनी टू यूजेस ऑफ एंजाइम के दो इस्तेमालात। इस तरह सवाल आ सकता है आपको, जो यूजेस एंजाइम का आता ना, जो इस्तेमाल एंजाइम का आता ना, वो आप लिख सकते हैं। अगर वो आपको ना एक साथ ही कोई और कह देता कि फूड इंडस्ट्री में, मींस आप एंजाइम के सिर्फ इस्तेमाल आपने फूड इंडस्ट्री में बताने हैं, तो आपको जो आपने याद किया होगा उसमें जो यानी खुराक की जो सनत है उसमें जो इसके इस्तेमालात होंगे ना, वो ही आपने लिखने। अगर आप कोई और लिखेंगे और इस्तेमालात भी हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा सवाल। सिर्फ अगर उसने मेंशन किया है कि फूड इंडस्ट्री में लिखें, तो आपको फूड इंडस्ट्री वाले ही लिखने पड़ेंगे। आप कोई दूसरे लिखेंगे वो गलत कर देगा। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने लिखा है कि एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड एंड बन्स। हमारे मुंह में कुछ एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं। अमाइलेज एंजाइम होता है। अब ये खुराक की ब्रेक डाउन करता है। इधर भी लिखा हुआ है कि इसे स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। अब ये स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एक इस्तेमालात इनका फूड इंडस्ट्री में। ये तो हमारे एक सादा सी एग्जांपल है कि हम ये रोटी खाते हैं, इसमें स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको ब्रेक डाउन की जाती है, ये एंजाइम की मदद से की जाती है। तो इसी तरह फूड इंडस्ट्री जो बड़ी ज़राअत की सनत हैं उनमें ये रोटियां बनती हैं, ये नान बनते हैं बाकी। तो ये फूड इंडस्ट्री में उनको ना बड़ी चीज़ों को ना छोटी चीज़ों में तोड़ देता है। और ये शराब के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, कि यीस्ट में कि द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट, यानी यीस्ट में से भी बहुत से किस्म के एंजाइम निकलते हैं जो ये शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। फर्मेंटेशन का मतलब यही होता है कि अल्कोहल पैदा करना। ये यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि बहुत से एंजाइम खारिज करता है। इन एंजाइम की मदद से हम शराब बनाते हैं, सादा सी बात। नेक्स्ट सवाल नेम ओनली फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो सवाल है ना, ये लॉन्ग के तौर पर भी बहुत दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में, लेकिन ये शार्ट के हिसाब से भी आ जाता है। तो इसके लिए सिर्फ आप ना 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि टेम्परेचर,
टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी भी इफेक्ट करता है। इसके साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो सबस्ट्रेट की मिकदार भी एंजाइम के रेट पे इफेक्ट करती है। इसके साथ पीएच वैल्यू भी, यानी हर एंजाइम के लिए ख़ास पीएच वैल्यू होती है। अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो एंजाइम काम नहीं करेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम उसकी रेंज से ज़्यादा होगा तो वो काम नहीं करेगा। सबस्ट्रेट की जो मिकदार है अगर वो कम होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। ये सादा सा कंसेप्ट है। आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी वो एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर, यानी एक मेन पॉइंट जिस पे इंजाइम अपनी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि इंजाइम्स एवरी इंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जिस पे इंजाइम अपना मैक्सिमम यानी वर्क परफॉर्म करता है ना, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और जो हमारी इंसानी बॉडी है इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी शार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना। कुछ सवाल आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, बाकी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, आपने उनको एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी रेडी कर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय डी नेचरेशन ऑफ इंजाइम? इंजाइम का डी नेचर होना क्या मतलब क्या है? इंजाइम का डी नेचर कैसे होता है? या हाउ इफ टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। पहले आप पिछले स्लाइड पे आपने पढ़ा कि इंजाइम का टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इंजाइम की एक्टिविटी पे। अब अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा कर देंगे ना तो एंजाइम की एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। टेम्परेचर कम भी कर देंगे तो एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो सकती है। वही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिस पे एंजाइम ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो आपको सादा तरीके से बताता हूँ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। बस टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। अब इस एंजाइम ने उस एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह कम करके, यानी पाथ को चेंज करके, सबस्ट्रेट को लाइन अप करके उन पे की शक्ल तब्दील करके हमें जल्दी जल्दी प्रोडक्ट देना है। तो अगर हम वही टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे ना तो एंजाइम खुद इफेक्ट होगा, यानी एंजाइम में जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो हीट एनर्जी बहुत बढ़ चुकी होती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका होता है। तो एंजाइम के जो एक्टिविटी है उस पर खुद इफेक्ट हो जाता है कि एंजाइम खुद डीनेचर होना शुरू हो जाता है कि उसके जो एटम्स जिनसे ये प्रोटीन से बना हुआ है ये खुद ब्रेक हो जाती हैं। तो इसको हम डीनेचर कह देते हैं कि एंजाइम डीनेचर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ना वो है बर्ड्स हैव हायर बॉडी टेम्परेचर देन मैमल्स, व्हाट वुड हैपन टू एक्टिविटी ऑफ द बर्ड्स एंजाइम इफ इट इन अ गिवन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कोई इंपॉर्टेंट शार्ट सवाल नहीं है, ये आपकी मालूमात के लिए है कि इफ़ आ बर्ड्स आर गिवन टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड द रिएक्शन रेट विल स्लो डाउन एज बर्ड्स बॉडी हैव हायर टेम्परेचर देन मैमल्स। यानी जो बर्ड्स होते हैं उनका टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज़्यादा होता है। अगर हम उनको 37 डिग्री देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनमें भी इंजाइम होते हैं। अगर इंजाइम को मखसूस टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो वर्क नहीं करेंगे। तो बेटा आज तक हम यही, इसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट 2-3 सवाल थे वो ये उनको स्किप करके हम नेक्स्ट सवाल पे आए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इनको ही डिस्कस करना चाहते हैं। डिफाइन ऑप्टिमम पीएच। वही बात आ गई कि एक एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे वो ज़्यादा वर्क परफॉर्म करता है, और ये हर एंजाइम के लिए मखसूस होती है। यानी एक एंजाइम की दो है तो दूसरे की दो हो सकती है, लेकिन मुश्किल है। हर एंजाइम कोई किसी जगह वर्क परफॉर्म करता है, कोई किसी दूसरी जगह वर्क परफॉर्म करता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ इन्वायरमेंट चाहिए होता है वर्क करने का। तो पीएच भी एक मखसूस होती है हर एंजाइम के लिए कि ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट। ये मेन बात है, मैक्सिमम रेट इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। यानी वो पीएच जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर सके उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो अगर ये ऑप्टिमम पीएच से अगर कम होगी या ज़्यादा होगी तो वही काम होगा जो टेम्परेचर में एंजाइम के साथ हुआ था। इसमें भी एंजाइम डीनेचर होंगे, इसमें भी एंजाइम के जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें जो अमीनो एसिड, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन से जो बनती है वो अमीनो एसिड से बनती है, मीन्स जो एंजाइम है वो भी अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो एक्टिव साइट जो है इसकी वो आयोनाइजेशन हो जाएगी, मीन्स उसमें से आयंस निकल जाएंगे, मीन इफेक्ट होगा उसमें जो अमीनो एसिड है उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, मीन सबस्ट्रेट जुड़ेगा, वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा अगर ऑप्टिमम पीएच नहीं है, पीएच चेंज हो चुकी है।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, डिस्क्राइब लॉक एंड की मॉडल। ये बहुत दफ़ा शार्ट आ चुका है बोर्ड में, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉक एंड की मॉडल का मतलब कि एक ख़ास चाबी जो होती है ना, वो एक ख़ास ताले को खोलती है। तो इसका मतलब साइंसदान ने, ईमेल फिशर एक साइंटिस्ट था जर्मन, तो उसने कहा कि एक ख़ास एंजाइम ही एक ख़ास सबस्ट्रेट को अपने प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। यही सादा सी बात उसने की थी। उसने लॉक एंड की का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि जैसे एक मखसूस चाबी ही मखसूस ताले को खोलती है, इसी तरह एक मखसूस एंजाइम ही मखसूस प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। नेक्स्ट सवाल है, इंड्यूस फेट मॉडल। ये उसी मॉडल के साथ ही उन्होंने एक और साइंटिस्ट ने, कॉशलैंड था, डैनियल कॉशलैंड, उसने दिया था। तो उसके लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो ये एंजाइम होते हैं ना, वो मखसूस मकदार होती है इनकी। लेकिन इंड्यूस फेट मॉडल में जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, वो थोड़ी सी ना रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रखती, यानी सबस्ट्रेट जैसे भी आएगा ना, वो अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है। अगर बड़ा सबस्ट्रेट ना तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि मैंने इसको ना रिएक्ट करवाना है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ कुछ चंद ही इंजाम हैं जो इसकी मियार पे पूरा उतरते हैं। इंड्यूस फेट मॉडल बहुत ज़्यादा हमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसके मुताबिक ना हम बहुत से इंजाम इसमें आ जाते हैं कि इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड रेदर इट इज़ मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी इसको अगर वो सबस्ट्रेट को देखिएगा ना, तो उसके मुताबिक तो होगा, लेकिन वो अगर एक बड़ा है ना, तो वो अपनी शक्ल थोड़ी तब्दील कर लेगी। लेकिन ये लॉक एंड की मॉडल में ये बात नहीं है। ये इंड्यूस फेट मॉडल में बात है कि एंजाइम जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, सख्त स्ट्रक्चर नहीं है, यानी वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शक्ल को डाल लेती है। नेक्स्ट सवाल है, हाउ स्पेसिफिक ऑफ एंजाइम इज डिटरमाइंड। यानी एंजाइम किस तरह स्पेसिफिक होते हैं, कि वो कौन सी चीज़ है जिससे एंजाइम की मखसूसियत का पता चलता है। तो वही उनकी एक्टिव साइट है जिससे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, उनकी एक ख़ास ज्योमेट्री होती है, उनका पैटर्न होता है। अगर एक्टिव साइट ही से एंजाइम अपने वर्क परफॉर्म करते हैं, अगर एक्टिव साइट की शक्ल तब्दील हो जाएगी तो एंजाइम अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। बेटा ये आज के कुछ चंद अहम सवालात जो इस एंजाइम के चैप्टर में से थे। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक नेक्स्ट लाए अमल, आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो बहुत थोड़े से मुश्किल हैं, तो आपको एक अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।